आप कोई टेंशन है। चलो बताओ कहाँ तक स्टार्ट कर चुके थे कल? पानी पिलाया हमको तुम? कहाँ तक हो गया है? क्लास 1 हो गया है कि 2 हो गया है? 2 क्लास 3 है। कहाँ तक हो गया है बताओ? ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये नहीं हुआ ना? यही तो सर लास्ट राष्ट्रीय आय समझाइए है ना। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, एनडीसी। यह समझते हैं, गौर समझना। नेशनल काउंसिलिंग एनडीसी, ठीक है। कितना बच्चा गायब है क्योंकि आज क्या है? 30 तारीख। आज बहुत ज्यादा शादी है। 30 तारीख की शादी है, 1 तारीख की शादी है, 3 तारीख की शादी है। राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय आय क्या चीज है? 10th क्लास का है। क्या समझते हैं वो? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो क्वेश्चन में ध्यान दो। भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय संस्था थी, उच्च स्तरीय संस्था जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना बोला जाए कब होता है? 6 अगस्त 1952। वो इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग से आर्थिक विकास योजना निर्माण समन्वय स्थापित करना था। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर सरकार चलावे ना, योजना चलावे। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो योजना चलाता है उसी का हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना होता है 6 अगस्त 1952। कब होता है? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को वो राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या होती है? स्थापना होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं किसको है? तो याद रखना, क्या बोलेगा? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो काम करे उसे हम क्या कहते हैं? वो राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन। भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय संस्था है। सबसे बड़ा संस्था की बात बोला जाए तो कौन है? यही संस्था थी जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ था। जिसकी स्थापना हुआ 6 अगस्त 1952 में हुई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग से आर्थिक विकास योजना निर्माण से समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर जो योजना चलाती है उसे हम कहते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका स्थापना होता है 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले पंचवर्षीय योजना क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लेकर चलेंगे। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार भारत के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बनाई गई दीर्घकालीन योजना थी। यानी कि पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 साल के बाद आती है। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक कितने साल के बाद आती है? वो 5 साल। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस 5 वर्ष में क्या हुआ, अगले 5 वर्ष में क्या होगा, मतलब 5 वर्ष के टोटल कार्यकाल को हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। लेखा जोखा होता है। तो भारत के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बनाई गई दीर्घकालीन योजना थी। योजना आयोग ने 12 वर्षीय योजना बनाई थी जिनका उद्देश्य कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में विकास करना था। वो 12 पंचवर्षीय योजना बनाया था। इसका क्या उद्देश्य था? कृषि पर काम करना, उद्योग पर काम करना, शिक्षा पर काम करना, स्वास्थ्य पर काम करना। यह बुनियादी लक्षण था। ये लोग का काम करता हुआ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक 5 वर्ष के योजना में यही सब काम किया करता था। क्या क्या काम? तो उद्योग के बारे में, कृषि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, या बुनियादी ढांचा तैयार करना। पंचवर्षीय योजना की यह सब काम है। आगे क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थानांतरण। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया। मतलब पहले था वो योजना आयोग,
नरेंद्र मोदी ने कौन सा आयोग का नाम रखा था? नीति आयोग। अब कब बदल दिया? 2015 में। पहले क्या था वो? योजना आयोग। बाद में इसका नाम बदल दिया क्या? नीति आयोग। योजना आयोग से नीति आयोग किसने बदला? क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ, उसके बदल दे। अब योजना अधिक लचीली और राज्य की भागीदारी के साथ बनाई जाती है। आगे क्वेश्चन की बात बोले, नीति आयोग क्या है समझो। पहले योजना था, पंचवर्षीय योजना। अब कौन हो गया वो? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब होता है? तो 1950 में। इसका आयोग कब होता है? 2015 में। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण संस्था है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बनाना, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच उद्योग होता है, काम होता है, उसमें क्या तालमेल बढ़ाना, सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना, ठीक है। आगे नीति आयोग लचीली और नवाचार आधारित नई सोच, तकनीक, तारीख को उपयोग करके नई नई काम की व्यवस्था करना, नई नई उद्योग का व्यवस्था करना, तकनीक का व्यवस्था करना, नीतियां अपनाकर भारत आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान देता है। या विभिन्न क्षेत्रों को विशेषज्ञों और सरकार के साथ मिलकर विकास रणनीति तैयार करता है। इसके अध्यक्ष हुआ कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। कौन होगा? प्रधानमंत्री। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या है थोड़ा हम समझते हैं। और नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या बारे में दिया गया? तो आयुष्मान भारत, अटल नवाचार मिशन, एसोसिएशनल डिजिटल इंडिया। आयुष्मान भारत क्या समझ? देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए गरीब और कमजोर वर्ग के 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करना नीति आयोग के प्रमुख लक्षण योजना है। मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, पैर में कुछ हो जाए ना, बड़ा ऑपरेशन करना है, ऐसा हॉस्पिटल में जाएंगे जहां नीति आयोग के प्रमुख यानी आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान कार्ड आता है, नीला कलर का कार्ड आएगा आयुष्मान कार्ड, तो उस पर 5 लाख का तुम स्वास्थ्य फ्री हो जाएगा। ऑपरेशन कराएगी तो कौन वो खर्च उठाएगा? सरकार। कौन खर्च उठाएगा? सरकार। मतलब किस पंचवर्षीय योजना? भारत सरकार के द्वारा 5 लाख तक स्वास्थ्य तुम सुविधा ले सकती हो, और सब गरीब आदमी लेता है। बेगूसराय में कई ऐसे डॉक्टर है, बेगूसराय में कई ऐसे हॉस्पिटल है, अगर मान लिया तुम्हें आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तुम्हें कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या मान लिया जो कोई बड़ा ऑपरेशन कराना होता है, तुम जाकर करवाओ फ्री में। तुमने केवल बाहरी जब दवाई तक को देगा, लेकिन जब छुट्टी होता है दवाई अपना पैसा से लेना पड़ता है ना। तो ऑपरेशन खर्च तो बच नहीं गया, 5 लाख तक वो छूट होता है। तो कमजोर वर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करना। अटल नवाचार मिशन क्या है समझो? इसमें है नवाचार और स्टार्टअप के प्रोत्साहित करना, यानी कि नवाचार और क्या स्टार्टअप के प्रोत्साहित करना। एस्पिरेशनल कहा था वो प्रोग्राम देश के 112 पिछड़े जिलों की विकास, शिक्षा, मतलब जितना वो एक देश के 112 जिला पिछड़ा हुआ जिला है, उसके लिए क्या क्या करना? वो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, कृषि के बारे में, बुनियादी ढांचे सुविधा सुधार होना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं डिजिटल इंडिया अभियान, यानी कि डिजिटल इंडिया अभियान में जो पानी पूरी भी खाएंगे तो हम क्या डालेंगे? वो कल बताए थे, फोन पे करते हैं, ये होता है डिजिटल इंडिया। कहने का मतलब यह साफे खत्म कर चुका था डिजिटल इंडिया के बारे में, जो पैसा अब लेन देन नहीं होगा। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए सुलभ कराना, यानी कि डिजिटल इंडिया अभियान। तो हम लोग 4 गो परिवर्तन हुआ था। 4 गो परिवर्तन में क्या क्या बोलेगा? आयुष्मान कार्ड, अटल नवाचार हम समझिएगा, नवाचार स्टार्टअप प्रोत्साहन, मतलब राशि कोई बिजनेस तुम करोगे स्टार्टअप के लिए क्या देता है? वो बिजनेस पैसा देता है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन आता है, वो ध्यान दो। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास की माप और सूचकांक क्या है? तो विभिन्न संकेतों में मापदंडों के माध्यम से किसी देश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि के आकलन करते या सूचकांक एक देश के आर्थिक, सामाजिक और
संरचनात्मक उन्नति का वृत्ति या चित्र करना। आर्थिक मापदंड मतलब कितना अमीर व्यक्ति है, कितना गरीब व्यक्ति, इसका क्या करना, वो मापन करना। इसका क्या करना, मापन करना। नहीं लगता बच्चा आज बहुत कम है? रीजन शादी शादी है तुम्हारा, किसका? मेरा। आप क्या होगा रे? ध्यान दो, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। अब राष्ट्रीय आय में ध्यान दो। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश की सभी आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय का कुल है। इसे देश की आर्थिक समृद्धि विकास एक प्रमुख संकेत माना जाता है। इसे विदेशों से प्राप्त भी शामिल होता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब टोटल जनसंख्या को हम लेंगे, टोटल जनसंख्या का, और एक व्यक्ति का राष्ट्रीय आय लेंगे, दोनों का अनुपात के बट्टा करके क्या राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, देश के भीतर अर्जित आय प्लस विदेश से अर्जित आय माइनस विदेशियों की दी गई आय, माइनस कर देंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं, वो राष्ट्रीय आय। फिर ध्यान दो, देश के भीतर अर्जित आय देख लेंगे और प्लस विदेशियों से अर्जित आय, दोनों को मिला देते हैं, और विदेश में जो हम रुपया दिए हुए हैं, जो आय दिए हुए हैं, उसको घटा लेते हैं तो हम क्या पाते हैं, वो राष्ट्रीय आय। क्या पाएंगे, राष्ट्रीय आय। क्या समझ में आ रहा, उसको क्या पाएंगे, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन की बात बोले, ध्यान दो। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यह देश की आर्थिक गतिविधियां का प्रमुख मापक है। यह देश के भीतर ही उत्पन्न उत्पादन के दर्शाए चाहते हैं, वह घरेलू कंपनी द्वारा हो गया, विदेशी कंपनी द्वारा। देखो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जो नींद लग रहा है रे, टाइम में कुछ ऐसा ही है, यस सर, सोने वाला अल्टरनेट टाइम है। 12 बजे कोई टाइम होता है ना, 12 बजे अल्टरनेट टाइम होता है। सबको नींद लग रहा है, हमने भी नींद आ रहा है, पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा। मैथ के बता दीजिए, सीखा आज आपको स्पीड में पढ़ा। देखो जीडीपी का महत्व क्या है समझो। जीडीपी का एक्चुअली महत्व क्या है? तो जीडीपी का महत्व यह देश के आर्थिक स्थिति को मापने का एक प्रमुख साधन है। मतलब देश के आर्थिक स्थिति मापने का क्या है, वो प्रमुख साधन क्या है, जीडीपी। अगर किसी का अर्थ को देखना है तो जीडीपी उसका देख लो। किसी देश का अर्थ देखना था हम क्या देखते हैं, वो उसका जीडीपी। या देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक प्रमुख साधन है। वो इसका उपयोग देश की आपस में तुलना करने और विकास दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब हम लोग कितना विकास किए हैं, दूसरे देश के प्रति हम अपना कितना विकास किए हैं, उससे हम किससे माप सकते हैं, जीडीपी से। किससे माप सकते हैं, जीडीपी से। आगे यहाँ सरकार और नीति निर्माताओं की आर्थिक योजना बनाने में मदद करता है। मतलब सरकार के नीति निर्माताओं और आर्थिक योजना बनाने में क्या करता है, वह मदद करता है। कौन, जीडीपी। कौन मदद करता है, जीडीपी। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है, ध्यान दो। प्रति व्यक्ति आय, कैपिटल इनकम क्या है? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यह एक व्यक्ति पर औसतन होने वाली आय दर्शाती है। इसे प्रति व्यक्ति आय क्या है, ध्यान दो। कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। हम कुल राष्ट्रीय आय ले लेंगे और बटे कुल जनसंख्या ले लेंगे, जो निकलेगा ना वह क्या कहलाएगा, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। फिर ध्यान दो, कुल राष्ट्रीय आय ले लेंगे और कुल जनसंख्या ले लेंगे। कुल राष्ट्रीय आय लेंगे और कुल जनसंख्या कर देंगे देश की राष्ट्रीय आय, देश के कुल राष्ट्रीय आय बट्टे कुल के देश के कुल जनसंख्या बट्टा कर देंगे, तब निकलेगा क्या, हुआ प्रति व्यक्ति आय। क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। आगे ध्यान दो, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कुछ और कहती है। यह आय औसतन आंकड़ा होता है और असल में वास्तविक आय में असमानता हो सकती है। इसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर तुलनात्मक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व विकास रिपोर्ट क्या है, ध्यान दो बुआ। विश्व विकास रिपोर्ट क्या है, तो जिन देशों के प्रति व्यक्ति आय 2004 में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक थी,
उन्हें विकसित देश कहा जाता है। फिर ध्यान दो बुआ, ठीक से लगा, 2004 में कहा जाता है 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का 4,53,000 2004 में बोल रहा है, से अधिक अगर होता है तो ऐसा देश को हम क्या देश को मानेंगे बुआ? विकसित देश। कौन देश? विकसित देश। जिन देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया उससे कम थे उन्हें कम आय वाले विकासशील देश कहा जाता है। मतलब 2004 में क्या 37,000 से कम वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वो आय को विकासशील, और 4,53,000 से ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? विकसित। मतलब हम लोग किस देश में आते होंगे? विकासशील। इसका मतलब हम लोग का कितना वो इनकम होगा? 37,000 से कम, मतलब 36,000 राष्ट्रीय आय होगा, यही ना होगा प्रति व्यक्ति आय। आगे भारत स्थिति, भारत को कम आय वाला देश माना गया है क्योंकि 2004 में प्रति व्यक्ति आय कितना था बुआ? 28,000 रुपया। इसका मतलब हम लोग कौन सा देश आते हैं? विकासशील देश। कौन देश? विकासशील। और कौन सा देश? विकसित देश। 2000 आज भी किसी व्यक्ति का क्या लगता है 4,53,000 व्यक्ति सालाना होगा किसी का? बहुत कम का सालाना, बहुत कम के। यहीं पर बैठे हुए कितना 5-7 को होगा कि ना? अब बाकी बात होगा नहीं होगा। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2000 से 2003। पंजाब का बुआ 26,000 प्रति व्यक्ति आय है। पंजाब कितना है? 26,000 प्रति व्यक्ति आय। वही केरल का लिखा जाए 22,800 प्रति व्यक्ति आय है। बिहार को देख दो 5700 प्रति। अगर बिहार देखते हैं, भारत में हम लोग आते हैं तो भारत के अंदर पंजाब में सर्वाधिक था, कितना बुआ? 26,000। पंजाब में 26,000, मतलब अच्छा खासा है। पर केरल में देखे तो भी 22,800, और बिहार में देखे तो कितना? 5,700, 5700 प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब हम लोग अत्यंत क्या है? पिछड़ा हुआ देश। हम लोग क्या है? गरीब। गरीब देश नहीं है, गरीब देश और कोई है, ठीक। गरीब राज हम लोग नहीं है, गरीब राज हमसे भी बहुत गरीब है ना, गरीब बिहार में सबसे बड़ा। आगे ध्यान दो, कहा था बुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जो वैश्विक विकास के लिए काम करती है। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, लोकतांत्रिक प्रशासन, संकट प्रबंधन, देश की मदद करना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देश का क्या करना हुआ? विकास करना, देश का क्या करना? मदद करना, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग मदद करना, जैसे कि स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना याद रखना। अगर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना कब? 22 नवंबर 1965 में। कब होता हुआ? 22 नवंबर 1965 में। इसका मुख्यालय बोला जाए कहाँ? न्यूयॉर्क और अमेरिका। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क और अमेरिका। हम बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना कब होता है? 22 नवंबर 1965, और मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका और न्यूयॉर्क। चल जा यूएनडीपी के प्रमुख रिपोर्ट क्या? मानव विकास प्रतिवेदन, ठीक है। उसके बाद लिंग असमानता रिपोर्ट, बहु आयामी गरीबी रिपोर्ट लेकर चलते हैं। मानव विकास ये सब देखो लिखाए थे। देखो उच्च मानव कौन है और निम्न मानव क्या है? मानव विकास सूचकांक का स्कोर क्या है? 0 से 1 के बीच होता है। आप 0 से 800 और उससे अधिक होगा तो उच्च मानव विकास कहलाता है। 0.7 से लेकर 0.799 का उच्च मध्य वर्ग मानव विकास कहलाता है। 0.50 से लेकर 0.699 का निम्न माध्यम मानव विकास कहलाता है। आप 0.949 से कम तो निम्न मानव विकास कहलाता है। हम लोग क्या आते होंगे वो? निम्न मानव विकास आते होंगे। सब चीज में क्या है? नीचे ही है हम लोग। देखो हम बोले थे न, भारत का स्थान कितना हुआ? 134वां स्थान पर। कौन है? भारत। भारत का HDI मान कितना? 0.644। मतलब भारत कितना स्थान पर है? 134वां स्थान में। 2023 में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देश का एच बहुत अधिक है, इतना है, ठीक है। आसपास रहा। भारत 193 देशों में से 134वां देश कौन है? हुआ भारत है, मतलब निम्न देश।
आज सबसे ऊंचा देश अगर बोला जाए तो कौन है, क्या बोलेगा, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। देखो ये सब तो पढ़ना है, बिहार विकास में बिहार के पिछड़ेपन के कारण देखो क्या क्या ये सब लिखाए थे ना। बिहार के पिछड़ेपन के कारण शिक्षा का अभाव, क्या होना चाहिए बहुत, शिक्षा का अभाव। हम लोग में शिक्षा का अभाव है, मात्र 64% शिक्षा हम लोग ग्रहण किए हुए हैं। शिक्षा का अभाव, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, जिससे कुशल श्रमिक का कमी बन रहा है, बात सही है। औद्योगिकरण में कमी हो रहा है, औद्योगिकरण में राज्य में उद्योग धंधे निवेश कमी के कारण रोजगार अवसर सीमित है। अधोसंरचना की कमजोरी, बिजली परिवहन संचार स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत सुविधा कमजोर है। कृषि पर आधारित निर्भरता, इसका मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर, लेकिन यह कृषि तकनीक और संसाधन का अभाव है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाएं यह विकास को प्रभावित करती है। आगे बुआ, अत्यधिक जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या संसाधन पर दबाव डालती है और विकास की गति को धीमा करती है। अप्रभावी शासन और भ्रष्टाचार, इसका मतलब समझो शासन की कमजोरी, भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। माइग्रेशन प्रवासन, रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों में वो अप्लाइन करते हैं। मतलब हमने बिहार का अत्यधिक मात्रा में लेबर कहाँ जाता है बुआ, सप्लाई कहाँ होता है, बाहर में सप्लाई होता है। आगे बात बोले बिहार पर के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय क्या क्या है, वह दूर करने के उपाय क्या क्या है। शिक्षा में क्या कर देंगे, सुधार, जो बुआ कमी है ना उसको बेहतर कर देंगे, सुधार हो जाएगा ना। जैसे शिक्षा में क्या करेंगे, सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाए, स्कूल कॉलेज और तकनीकी शिक्षा संस्थान की संख्या बढ़ाई जाए, औद्योगिकरण में को बढ़ावा दिया जाए, राज्य में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए, स्थानीय संसाधनों के आधार पर छोटे माध्यम उद्योग प्रोत्साहन किया जाए। आगे क्वेश्चन अगर हम बोले बुआ, लास्ट टाइम अब है, ध्यान दो। 2 नंबर में हम क्या बोलेंगे, ध्यान दो। तो आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली परिवहन सड़क संचार स्वास्थ्य सेवा सुधार किया जाए। कृषि में आधुनिकीकरण किया जाए, किसानों को नई तकनीक उन्नत बीज सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण में हम लोग देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जागरूक अभियान परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाए। रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवा को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार को बढ़ावा देना जाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की योजना, बाढ़ सूखे रोकथाम के लिए प्रभावी नीति अपनाई जाए और आपदा प्रबंधन के लिए मजबूती बनाई जाए। हो गया तुमने काम खत्म। अगर घर में जाकर इसको क्या करना हुआ, स्टडी कर लेना बेहतर से। प्रवासन रोकने का प्रयास, रोजगार अवसर बढ़ाकर राज्य से होने वाले पलायन को रोका जाए। मतलब जो लोग बाहर जाते हैं उस लोग को यहीं पर रोजगार दिया जाए, यहीं पर काम किया जाए। सुशासन और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए, योजनाओं को सही क्रियान्वयन सही तरीके से काम किया जाए। सरकारी नीति में पारदर्शिता, मतलब सरकारी कामों में बेहतर किया जाए। ठीक है। जवाबदेही, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के प्रति जवाबदेही देना चाहिए। अब स्वास्थ्य सेवा विकास क्या है, स्वास्थ्य केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए, चिकित्सा सुविधा बढ़ाई जाए, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पताल में सही ढंग से इलाज हो, अस्पतालों में क्या कर सरकारी जो क्या रहते हैं वो डॉक्टर ही रहता है, उसको बेहतर ढंग से बोला जाए टाइम से आने के लिए। हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब अगर अर्थशास्त्र की बात बोला जाए तो 10th का अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 काम खत्म है। अब चलाएंगे वो मैथ और अर्थशास्त्र हुआ खत्म और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी मैथ नहीं पढ़ाएंगे।